बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपने कभी सोचा है कि इस वक्त इसराइल और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने हैं। नक्शे पे देखें कि पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त सऊदी अरब में किस मुकाम पर बैठी हुई हैं, जबकि साथ ही यूएई में इस वक्त इसराइल की फौजें बैठी हुई हैं। जैसे ही ये जंग के मामला किसी न किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचते हैं, हम ये देखेंगे कि खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। अब पाकिस्तानियों को यूएई अहले तोशी को निकाल रहा है, उनके वीजे एक्सटेंड नहीं कर रहा, पैसे हमसे वापस ले लिए हैं। कहा यह जा रहा है कि मोहब्बत इसराइल और भारत के साथ ज्यादा बढ़ गई है यूएई की, ना कि पाकिस्तान के साथ। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर आलमी गुजरगाहों के ऊपर यूएई अपना एक हिसाब किताब बना रहा है और उसके मुकाबले में सऊदी अरब भी मैदान में आ चुका है। ये तमाम तर खेल क्या रचाया जा रहा है और इसराइल और अमेरिका यूएई के साथ मिलके क्या करने जा रहे हैं और क्या अरब से अमेरिका के मामला खत्म हो चुके हैं और अब गल्फ ममालिक जो हैं वो अमेरिका से जान छुड़वा लेंगे। इस समेत बहुत कुछ आपको बताने के लिए है और इसी में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त तीन लोग जो हैं वो गल्फ की सियासत पर बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक कतर के हुक्मरान, दूसरे मोहम्मद बिन जैद और तीसरे सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान। अब कहा यह जा रहा है कि सारी जिंदगी हो गई भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह कतर और यूएई को सऊदी अरब के साथ रहते हुए, लेकिन अब यूएई ने अपना रास्ता अलग करने का फैसला कर लिया है। तो अब हमें यह देखना है कि यूएई को कौन चला रहा है, उनकी सोच क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आलमी खेल खेलने जा रहे हैं यूएई, अमेरिका और इसराइल आने वाले दिनों में। देखें, मोहम्मद बिन जैद के बारे में यह बताया जाता है कि ये शेख जैद के तीसरे बेटे हैं। ना सिर्फ तीसरे बेटे हैं, इनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 65 साल हो चुकी है। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अबू जैबी और अल ऐन से हासिल की और उसके बाद फिर ये मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्ट चले गए। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने अस्करी तरबियत हासिल की, पैरा ट्रूपिंग जैसे काम किए, वहां पे हेलीकॉप्टर्स चलाना सीखा, बख्तरबंद गाड़ियों में सख्त तरीन ट्रेनिंग हासिल की और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2004 में ये शेख जैद की वफात के बाद जब उनके बड़े बेटे शेख खलीफा हुक्मरान बने तो ये वहां पे वलीअहद बन गए और तकरीबन 2014 में जब शेख खलीफा बीमार हो गए तो उस वक्त से ये तकरीबन डिफैक्टो हुक्मरान है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आप ये देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स इनको किन अल्फाज से याद करता है। अस्करी दुनिया की सबसे बाअसर शख्सियत गल्फ के अंदर, और वो कहते हैं कि जब भी अमेरिका आते हैं, वाशिंगटन आते हैं, ना सिर्फ सदर को मिलते हैं बल्कि वहां पे इंटेलिजेंस चीफ्स, जर्नैलों, थिंक टैंक सबसे मिलते हैं और इनके फैसले इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में अहम किरदार अदा करती हैं। और इनके वालिद जो कि एक सुलाजू बदू कहलाए जाते थे, वो जनाब अब ये उनके मुकाबले में जदीद अस्करी कुव्वत पर यकीन रखती हैं। इसके साथ ही मगरिब इनको लिटिल स्पार्टा के नाम से याद करता है। थोड़ा सा मुझे ये प्रमोशनल काम भी लग रहा है। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि जनाब यमन की जंग हो, लीबिया की जंग हो, इसके अलावा बड़ी आलमी ताकतें जो हैं वो मोहम्मद बिन जैद को सुनती हैं। अच्छा, इनका सबसे बड़ा मसला या इनकी थ्योरी ये है कि ये सियासी इस्लाम पर यकीन नहीं रखते। ये कहते हैं कि वो जमातें जो कि इस्लाम को इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आती हैं, वो अगर मशरिक़ वुस्ता में इक़्तिदार में, जाहिर सी बात है बादशाह के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त वो है, तो वो जनाब कुरून वस्ता में ले जाएंगी मशरिक़ वुस्ता को और उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मिस्र में जब फौजी बगावत आती है इस्लामिस्ट के खिलाफ तो वहाँ पे ये सपोर्ट करते हैं और अख़वानुल मुस्लिमीन को ये कहते हैं कि ये दाइश और अल-कायदा से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके साथ ही अब हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने ट्रंप को यकीन दिलवाया कि आपका असल दुश्मन जो है वो ईरान है। मोहम्मद बिन सुलेमान को कहा जाता है कि इन्होंने मुतारिफ करवाया। हालांकि सऊदी अरब की बहुत बड़ी ताकत है और सऊदी अरब का हुक्मरान चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, उसकी जो हैसियत है वो हमेशा बड़ी ही रहती है। और फिर बताया गया कि वाशिंगटन ने इनकी मर्जी के हिसाब से अपनी पॉलिसियों को वहां पे ढाला, जबकि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो
یہ مغرب ہے یہ اپنی پالیسیاں اپنی مرضی اور اپنے مفادات کے مطابق ہمیشہ چنتا ہے۔ اب محمد بن سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی محمد بن زید ان کے مینٹر ہیں، بہت اچھے ان کے تعلقات تھے، انہوں نے ہی یہ یقین دلوایا کہ یہ نوجوان شہزادہ اس خطے کی مقدر بدل سکتا ہے، اور خلیج کی سیاست کا رخ جو ہے وہ انہی کی وجہ سے بدلا، اور جو ویژن 2030 اور وہاں پہ لبرلزم اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ انہی کی گائیڈنس کے اندر محمد بن سلمان نے وہاں پر رائج کی، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ اس خطے کے اندر کسی نہ کسی طاقت نے رہنا ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز کے اندر پچھلے 400 سال کی عرب امارات کے حوالے سے جو پالیسیز تھی، وہاں پہ حکمران شیخ قاسمی خاندان نے کس طرح وہاں پہ پرتگالیوں، ڈچ، انگریزوں کے ساتھ جو اسلام کا سنہری دور تھا گزرنے کے بعد کیسے وقت گزارا، اگر وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سائنس کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہر وقت کسی نہ کسی سپر پاور نے رہنا ہے، یہاں تک کہ یو اے کے اوپر نادر شاہ کے دور کے اندر نادر شاہ جو حکمران تھے ریاستوں کے، نادر شاہ ان کو چنتے تھے۔ نادر شاہ کے مرنے کے بعد ان حکمرانوں نے خود اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی برطانیہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ختم ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم ہونا شروع ہوتا ہے، تو یہاں پہ برطانیہ امریکہ کے پاس وہ تمام تر فوجی اڈے جو کہ برطانیہ کے ماضی میں رہ چکے تھے ان پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے ریسورسز موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو روز ویلٹ ہیں وہ اس کو اسٹریٹجک لحاظ سے تیل کی وجہ سے انتہائی اہمیت دیتے تھے، اور انہوں نے کہا 1943 میں کہ سعودی عرب کا دفاع امریکہ کے دفاع کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب یو اے جو ہے وہ امریکہ کا نہ صرف اسٹریٹجک شراکت دار ہے بلکہ دفاعی شراکت دار بھی ہے، جبکہ دیگر جو گلف ممالک ہیں ان کو نان نیٹو الائی کا سٹیٹس ہے۔ نان نیٹو الائی کا سٹیٹس تو پاکستان کو بھی ملا ہے۔ جب آپ نے کسی کو امداد دینی ہوتی ہے، ہتھیار بیچنے ہوتے ہیں، تو آپ کو اسپیشل کانگریس کی سینکشنز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صدر ہی اپنا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب برطانیہ کی جگہ پہ یہ آئے ہیں، چائنا اور رشیا کے انفلوئنس کو انہوں نے یہاں پہ خطے میں روکنا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن زید، اب ہمیشہ سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پہلے اتحادی تھے، اب یہ حریف بن گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یو اے سعودی عرب پہلے شروع میں بہت ہی قریب اتحادی تھے، مشترکہ خطرات کو یہ ڈیل کرتے تھے، قومی سلامتی کے معاملات کو، توانائی کی برآمدات کو امریکہ سے ڈیل کرنے کے حوالے سے، اور ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے حوالے سے، یہاں تک کہ جی سی سی کے جو زیادہ تر کام ہوتے تھے یہ مشترکہ مل کے پالیسیز بناتے تھے اور اس کو لے کر چلتے تھے۔ لیکن پھر طاقت کے توازن میں تبدیلی آئی، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب 2002 سے یہ ولی عہد ہے، 2002-2004 سے، تو یہ بیسیکلی پچھلے 20, 23, 24 سال کی جو پالیسیز ہیں ان میں محمد بن زید کا ایک اہم کردار ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ظہبی جو ہے وہ عالمی تجارت میں، مالیات میں، ٹرانسپورٹ میں پوری دنیا کا ہب بن جاتا ہے، اور طویل عرصے تک یہ جو معاشی ماڈل ہے یہ قائم رہنا۔ اب سعودی عرب کو تو پتہ چل گیا کہ تیل اگر ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو کام یو اے نے کیا اب سعودی عرب وہ کام کرنے جا رہا ہے، اور ان مختلف جو معاشی ماڈلز ہیں اور اس سے علاقائی اثر رسوخ کی خواہش نے ایسا ایسا یو اے کے اندر جنم لیا، اور اب جب سعودی عرب یہ کام کرنے لگا تو مقابلہ بازی کا ماحول بالکل سامنے پیدا ہو گیا ہے، اور سعودی عرب جو کہ جزیرہ نما عرب کا سب سے طاقتور ملک ہے، یہ 7 ممالک کے ساتھ عربوں کے اس کی باؤنڈری ملتی ہے، وسیع تر تیل ذخائر ہیں، 3.5 کروڑ کی اس کی آبادی ہے۔ آپ رقبے کے حساب سے اگر نقشے پہ دیکھیں تو بقایا ممالک تو بالکل قطرہ قطرہ اس کے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا ایک پوری دنیا کے اندر ایک اہم کردار ہے۔ 7 گلف ممالک اس کے بارڈر سے ملتے ہیں جو کہ اس کے چھوٹے بھائی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد 3.5 کروڑ اس کی آبادی ہے، وسیع تر تیل کے ذخائر ہیں، اور امت مسلمہ کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ وہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کے انفلوئنس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اب متحدہ عرب امارات جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن اس نے کئی دہائیوں سے غیر معمولی ترقی کی ہے، اور ابو ظہبی جب عالمیات، تجارت کا، مالیات کا اور ٹرانسپورٹ کا عالمی ہب بنتا ہے تو یہاں پہ تیزی سے ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات میں تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں ممالک کی تاریخ دیکھیں تو عرب
जो है वो 7वीं सदी में एक इस्लाम की जो शम्मा फूटी वो अरब से फूटी, और उसके बाद ये सियासी ताकत कोई बड़ी नहीं थी, कबायली सरदार थे, मुकामी हुक्मरानों में ये तकसीम थे। जिस तरह यहाँ पे अल नाहयान ख़ानदान था, वो अल नाहयान ख़ानदान अबू धाबी से जाके दुबई में बैठ गया 800 लोगों के साथ 1833 में, तो वहाँ पे दुबई इन्होंने बना लिया। ऊपर रासुल खैमा में जो है अल कासमी ख़ानदान था, वो तकसीम होकर नीचे शारजा में आ गया, वो दोनों उन खानदानों के हाथ में आ गए। बनी तमीम जो है उसका एक खानदान अल सानी, वो कतर में जाके बैठ गया, उन्होंने वहां पे अपनी हुकूमत कायम कर ली, बहरीन के अलग अमीर है। तो ये ऐसा ऐसा ये जो ताकतवर सरदार थे, इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर अपना कंट्रोल करके अपनी रियासत बना ली। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि आले सऊद जो है वो ऐसा ऐसा अपने जो कबीले के सरदार हैं मुख्तलिफ, उनको इकट्ठे करना शुरू करता है, और फिर 1932 में एक मुमलिकत कायम कर ली जाती है। इस्लाम के मुकद्दस मकामात तेल की दरियाफ्त की वजह से ये खित्ते के अंदर एक गालिब कुव्वत के तौर पे सामने आया, और मगरिब के साथ इसके करीबी ताल्लुकात थे। मैं आपको रोजवेल्ट की सारी बात बता चुका हूँ कि ये मगरिब की ज़रूरत है। उन्होंने वहां से मशरिक को रोकने के लिए ये मशरिक वुस्ता जो है ये सेंटर पॉइंट है, यहीं से इन्होंने चाइना को रोकना है, यहीं से इन्होंने रशिया को रोकना है, और यहीं से इन्होंने दूसरी ताकतों को रोकना है। वर्ल्ड ट्रेड को, चोक पॉइंट्स को इन्होंने कंट्रोल करना है। तो हम ये देखते हैं कि इसके बरक्स जो है वो यूए जो है वो बरतानिया के कब्जे में थी। 1971 तक क्रूशल स्टेट के तौर पे ये जानी जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर ये रियासतें आपस में इकट्ठी हो गई, और इन्होंने जनाब एक अरब अमारात 1971 में वजूद में आता है। अब शेख जैद ने ये काम किया था, और वो एक सुलहजू बदवी थे, और बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे, चीज़ें और खित्ते के जो कंट्रोल था, तरक्की भी उसी दौर में हुई। अगर आप ये कहें कि अब इससे आगे तरक्की करेगा यूए, तो वो शेख मोहम्मद बिन जैद के खाते में जाएगी, लेकिन जो इससे पहले की जब सारी बुनियाद थी वो उनके वालिद की बुनियाद ही थी, और वहीं पे सारे के सारे मामला हुए। यहाँ तक कि हमने देखा कि जब 1971 में ये वजूद में आए तो सऊदी अरब ने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर 1974 में जद्दा मुआहिदा हुआ, और एक पूरी पट्टी अबू धाबी के साथ जो है, जो तेल के साथ काफी रिच पट्टी थी, वो सऊदी अरब को दी गई। फिर सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को तस्लीम किया। अब फास्ट फॉरवर्ड आते हैं मौजूदा दौर के अंदर। 2011 के अंदर मोहम्मद बिन सुलमान फैसला करते हैं यमन में जंग छेड़ने का। पाकिस्तान की पार्लियामेंट उस वक्त जो है ये फैसला करने से इनकार कर देती है, और फिर हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब जो है बेसिकली 2019 के अंदर जंग शुरू हुई थी प्रॉक्सीज के हवाले से। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हौसी वहां पे कंट्रोल में आ जाते हैं, हौसी को ईरान सपोर्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात की फौजें, सऊदी अरब की फौजें मिल के जो है इनको शिकस्त देने की कोशिश करती हैं, और शिकस्त देती हैं यमनी हौसियों को, और यहाँ पे मरकजी हुकूमत को बहाल करने की कोशिश की जाती है। जबकि यूएई एक अलग काम पर चल पड़ता है, वो वहां पे अपनी यमन की बंदरगाहों को सिक्योर करने में पड़ जाता है, वो समुद्री रास्तों को सिक्योर करने में पड़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है शिपिंग का काम है उनका, और जो अलैदगी पसंद गिरोह हैं उन पर तवज्जो देना शुरू कर दी उन्होंने। और फिर 2019 में ये इख्तलाफात इंतहाई खुल के सामने आए, जब एसटीसी की हमायत का इल्ज़ाम आया यूएई के ऊपर, और फिर हमने ये देखा कि जो सऊदी अरब था वो यमनी हुकूमत को जो है सपोर्ट कर रहा था, और सऊदी अरब और अरब अमारात के जो आपस के ग्रुप थे वो प्रॉक्सी में इन्वॉल्व हो गए। और फिर 2025-2026 में जब सऊदी अरब ने बंदरगाह के ऊपर हमले किए और वहां पे गाड़ियों को तबाह किया, जो कि मुबैना तौर पे अरब अमारात की तरफ से भेजी गई थी एसटीसी को, तो फिर फौरी तौर पे वहां से अरब अमारात ने निकलने का ऐलान कर दिया। ना सिर्फ वहां से निकलने का ऐलान किया, उसके बाद सऊदी अरब ने उस प्रॉक्सी को बिल्कुल मलिया मेट करके, उसका हुक्मरान कहा जाता है कि वो भाग के घूम फिर के शायद मुबैना तौर पर यूएई में पहुंच गया है। तो इस वक्त यमन के अंदर ये सूरत हाल चल रही है। और जहां तक दीगर इलाकाई तनाज़ात हैं, मजे की बात यह है कि जिस मुल्क को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये उनकी मुखालफत कर रहे हैं, और जिसको इसराइल सपोर्ट कर रहा है माजरत के साथ, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे लीबिया हो, चाहे सूडान हो, चाहे शाम हो, चाहे सोमालिया हो, हर जगह पे। और कहा जाता है कि ये एक अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं। वो नेटवर्क में अभी आपको आगे जाके बताता हूं कि दुनिया के समंदरों पर गलबा हासिल करने के लिए क्या खेल खेला जा रहा है।
अब इस सारे जो आलमी साम्राज्य का खेल है, अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो यूएई तो उसका हिस्सा बन गया और अब यहाँ पे यूएई का वजूद जो है वो सबके लिए खतरे का बाइस बन सकता है। इसलिए इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं कि शारजा यूएई से अलग होने जा रहा है, दुबई यूएई से अलग होने जा रहा है, रासुल खैमा यूएई से अलग होने जा रहा है, फुजेरा भी अलग करने का फैसला कर लेगा, अमान, ईरान और सऊदी अरब में ये तकसीम हो जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जंग जो है वो अभी इस वक्त तो किसी सूरत भी मुमकिन नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि इनका मईशत के अंदर मुकाबला है, इनका सरमायाकारी के अंदर मुकाबला है, इनका इलाकाई इस्तेहकाम और सियासी असर रसूख के हवाले से इनका मुकाबला है। आलमी साख को जो है इनका बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा अगर ये आपस में लड़ते हैं। और ये वैसे भी ईरान और इसराइल की ख्वाहिश होगी कि ये दोनों ताकतें, अरब ताकतें कमजोर हो जाएं ताकि खित्ते के अंदर इनका इन्फ्लुएंस इंतहाई बढ़ जाए। तो असल खतरा जो है वो ये है कि अगर ये गलत अंदाजे लगाएंगे, गलत फहमियां जो हैं और इसके साथ ही जो प्रॉक्सी के तनाजात हैं ये ऐसा ऐसा इनके अंदर कशीदगी बढ़ा रहे हैं और यही इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। यमन ने दोनों ममालिक के दरमियान पहले एतमाद खत्म होता है और उसके बाद कहा जाता है कि ये लड़ाई शुरू हुई, यमन से असल में काम शुरू हुआ और उसके बाद दीगर बॉर्डर्स पे काम शुरू हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया 15 तारीख को, मैं आपको बता दूं कि 15 मई को मोदी दौरा कर रहे हैं अरब अमारात का। अब इंडिया, अरब अमारात और इसराइल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक ऐसा नेक्सस बना लिया है, एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद बना लिया है जिसमें खित्ते के फैसले खास तौर पे इंडियन ओशन के हवाले से, मेडिटेरियन के हवाले से और जो खलीज फारस के हवाले से ये अपनी अलग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे पहले तो इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात थे, अब खुलम खुला आ गए हैं। ना सिर्फ खुलम खुला हुए हैं, अब्राहम अकॉर्ड 2020 में बना है जब से, उसके बाद से हमें बताया जाता था कि खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, बैक चैनल डील्स हो रही हैं, कोविड इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, राजदारी का वो दौर अब खत्म हो चुका है। 2024 में इसराइल और यूएई का ट्रेड तकरीबन $3 बिलियन है। अब ये टारगेट रखा गया है कि 2029 तक ये $10 बिलियन हो जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इंडिया के साथ इनका ट्रेड $100 बिलियन पे चला गया है। पाकिस्तान के अगर 15-16 लाख वहां पे काम कर रहे हैं तो इंडिया के 35 से 40 लाख लोग वहां पे काम कर रहे हैं। और यही नहीं, जो 2022 में अबू धाबी के अंदर एक ड्रोन हमला हुआ, 3 अमाराती शहरी मारे गए, फौरी तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से जदीद स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम फरोख्त कर लिया। इसके साथ ही अब जो मामला चल रहे थे उसके अंदर भी ना सिर्फ आयरन डूम की बैटरियां वहां पे पहुंची हैं, वहां पे इसराइली फौजी पहुंच गए हैं, आयरन बीम जो लेजर डिफेंस सिस्टम है वो वहां पे दे दिया गया है। और ये अब अरब ममालिक की बजाय ज्यादा फोकस इसराइल और इंडिया के ऊपर कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी अब ये इग्नोर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल भी ये नहीं चाहता। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये चीजें एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई हैं और इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि जनाब इसका मुकाबला करने के लिए जद्दा इस्लामिक पोर्ट जो है उसका एक आलमी नेटवर्क बनाया जा रहा है। दुनिया की 9 जदीद तरीन जो बंदरगाहें हैं उनके साथ उनको जोड़ा जा रहा है और एक नया नेटवर्क हर्ब पाकिस्तान के साथ मिलकर सऊदी अरब तैयार करने जा रहा है, जिसके अंदर एक टफ मुकाबला होगा और समंदरों पर कंट्रोल के हवाले से मामला जो हैं वो मजीद कशीदा हो जाएंगे। अब इसके साथ ही पूरी दुनिया के समंदरों पर जो कब्जा है वो इंतहाई अहम है। दूसरी जंग अजीम में जब पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई यूरोप की, तो अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्री से चीजें बना बना के यूरोप में बेची। उनके पास अंधाधुंध पैसा आया और उस पैसे से वो आलमी ताकत में तब्दील हो गया। यही पैसा अब चाइना को आलमी ताकत में तब्दील कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ईरान में जंग हो रही है, ग्रीनलैंड में जंग हो रही है, वेनेजुएला में जंग हो रही है, ये क्यों हो रही है? दुनिया के 7 चोक पॉइंट्स जिनमें आप आबनाए हम्स को ले लें, आबनाए मलाका की बात करें तो 80% जो तेल है चाइना का वो वहां से होके गुजरता है। आप स्विस कनाल की बात कर लें, आप पनामा कनाल की बात कर लें, आप आबनाए जिब्राल्टर मोरक्को के साथ है उसकी बात कर लें, उसके ऊपर भी कंट्रोल की बात की जा रही है। और इसके साथ ही ग्रीनलैंड के करीब जो आर्कटिक के रास्ते हैं उन पर भी कंट्रोल हासिल करने के लिए ग्रीनलैंड के मामले को उछाला जा रहा है, ताकि जब
आप ममालिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक आपने हमसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया ईरान ने। तो जब ये सारी की सारी 7 समुद्री चौक पॉइंट जो जब अमेरिका के कंट्रोल में होंगे, आपने मलाका के ऊपर इंडोनेशिया के साथ एक स्ट्रेटजी के तहत कर रहा है अमेरिका, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी वक्त आप एनर्जी और तिजारत को रोक के किसी भी मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जंग हो रही है, लेकिन जंग के पीछे तमाम तर मुफादात, असर और रसूख, बालादस्ती और मुआशी मुफादात के हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।